Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो थीम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे. आज के इस वीडियो में कुछ चीज़ें स्पेशल है जो गालवन वैली से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको पहले डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा. So today's discussion is on Ganwal Valley dispute. ये काफ़ी important topic है. This topic has become national importance. और जिस तरह से dispute चल रही है, this has led to rise and escalation between India's and Chinese army. और एक situation ऐसा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा tension है दोनों countries के बीच में, right? So we'll cover this topic, the Galwan Valley dispute and Indo-China dispute. So बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके. So let's get started, and before I begin, those of you who are new to our Apti Plus channel, so do not forget to subscribe our channel on the YouTube और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो आगे बढ़ते हैं. आपको जैसे पता है कि there is a military standoff between India and Chinese army. So the dispute has led to the escalation of death of the Indian soldier. हिमालय रीजन, लद्दाख के जो रीजन है वहाँ पे डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वी हैव लॉस्ट 20 ऑफ सोल्जर्स. स्टैंड ऑफ फाइट हुई थी दोनों बेसिकली आर्मी के बीच में, जो PLA है, पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इंडियन आर्मी के बीच में. सो इंडिया हैज़ लॉस्ट 20 ऑफ हिज सोल्जर. और ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन है कि दिस बेसिकली जो डेथ हुई है, जो वॉर हुई है, दिस इज़ समथिंग विच हैज़ कंटिन्यू आफ्टर 50 ईयर्स. ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के बाद इस तरह का जो बॉर्डर कॉन्फ्रंट्रेशन है बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ आर्मी के बीच में हुआ है. बिफोर दिस वी हैड द कन्फ्रंट्रेशन, और जो वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी दैट वाज देयर इन 1962, जिसको इंडो चाइना वॉर के नाम से भी जानते हैं, वेयर इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स वॉर टू चाइना. तो वी हैव सब्सटेंशली फाउट इन दिस वॉर. हमारे जो डेथ हुए थे उस टाइम पे वो करीबन 2000 पर्सनल्स की हुई थी, 1000 से 2000 के बीच में. एंड द चाइनीज़ आर्मीज हैज लॉस्ट समवेयर क्लोज टू 800 पर्सनल्स, राइट. एंड देयर वाज रिपोर्ट, अभी जो रिसेंट स्टैंड अप हुई है उसमें ये बताया गया है कि जो कैजुअलिटीज़ हैं चाइनीज़ आर्मी की तरफ से वो भी हुई है. जो हमारी ANI है, जो हमारी ऑफिशियल बेसिकली ऑफिशियल तो नहीं कहेंगे, दिस इज़ वेरी रेपुटेड न्यूज़ एजेंसी ANI, उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ आर्मी के भी कुछ सोल्जर्स मारे गए हैं. बट बेसिकली जो चाइना की तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन इस चीज़ के लिए कुछ नहीं हुई है. दे हैव कंफर्म कि कुछ लोग मरे. द नंबर इज़ नॉट बीइंग देयर विद अस, राइट. फॉर इंडिया वी हैव द नंबर दैट 28 इंडियन सोल्जर हैव बीन डाइड. ना अगर बात करें क्या थी साइट क्लैश, कहाँ पे ये एक्चुअल ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो जो स्टैंड अप हुआ है वो हुआ है गैलवन वैली में, जो डिस्प्यूटेड रीजन है लद्दाख का. मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा. और अगर बात करें इंडिया और चाइना की, तो जो बॉर्डर का जो टोटल एरिया है जो हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, दैट इज़ क्लोज टू 3440 किलोमीटर्स, ठीक है. एंड लॉन्ग हैज़ बीन ओवरलैपिंग थ्रू द टेरिटरी क्लेम्स. सो यू कैन सी हियर इन दिस मैप, दिस इज़ द गैलवन वैली. And this is the region exactly where it is located. So the dispute took place somewhere in this region, and when it's come to the disputed area, this map will help you to understand. So this is the actual line of control, and this is the Askai Chin region, which claims that to be that it is the Chinese administered region. China ने इस पे पूरा अपना claim दिखाया है. And this is something the line of control. This is the clash where this is the point you can see. I'll just make you sure that you want it. This is the point where the actual clash took place, right. And this is the Indian administered Kashmir, and this is POK, Pak occupied Kashmir, and this is the Siachen glaciers, right. So this is where the standoff took place. Now coming to the Galwan Valley River, this lies along the western sector of the line of actual control. जो LOC है, LAC है, उसके अंदर जो Askai Chin की जो region है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, right. This is the region, the Askai Chin region. So a disputed area claimed both by India and controlled by China, right. तो दोनों कंट्री क्लेम करती है, बट अभी जो कंट्रोल है दैट इज अंडर द चाइना. ना बात करें कि क्या ऐसे रीजंस थे दैट लेड टू द फाइटिंग, व्हाट वाज द रीजन दैट स्टार्ट. जो कन्फ्रंट्रेशन है बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज आर्मी, दैट हैज बबल्ड समवेयर व्हेन द रोड कंस्ट्रक्शन वाज बिल्ड बाय द BRO. जितने भी बॉर्डर्स में जो रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं आपको पता होगा, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी. UPSC ने अपने CAPF एग्ज़ाम में, ओके, अगर आप में से किन्हीं लोगों ने CAPF का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें BRO के बारे में पूछी गई थी, राइट. तो BRO एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो की एडमिनिस्ट्रेटर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा. तो वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट की गई थी लद्दाख रीजन में, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में.
और इस रीजन में यहाँ बनाने का वो भी एक कारण था कि जो हमारे यात्रीज हैं बेसिकली जो कैलाश मानसरोवर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनको एक शॉर्ट डिस्टेंस भी मिल सके. बट द मेन पर्पस इज टू बिल्ड द रोड फॉर द सोल्जर्स एज वेल, राइट, क्योंकि दे वुड बी पीपल वुड बी कंटिन्यूसली यूजिंग दैट रोड. और बात करें दिस हैज़ लेड टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स. तो चाइना ने जब देखा कि इस तरह की रोड डेवलपमेंट हो रही है लद्दाख के डिस्प्यूटेड रीजन में, तो व्हाट दे डिड, दे डिप्लॉयड देयर ट्रूप्स एंड दे बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ देयर ओन टेरिटरी, राइट. और बेसिकली हुआ क्या है कि दैट ब्रिंग बोथ साइड टू द फोर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ क्लासेस. इसकी वजह से दोनों तरफ से बोथ इंडियन फोर्सेस एंड द चाइनीज फोर्सेस हैड कम क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि दोनों लोगों ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस को आगे बढ़ाया. एंड दिस हैज अल्टीमेटली एक्सकेलेटेड टू द डिस्प्यूट एंड फाइनली इट हैज लेड टू द फाइटिंग व्हिच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स, राइट. ना बात करें अगर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की, तो किस तरह से वो मैटर करती है दोनों कंट्रीज़ के लिए. तो बेसिकली अगर स्ट्रैटेजिकली आप देखोगे तो जो दोनों साइड है, बोथ साइड, लाइक टॉकिंग स्ट्रैटेजिकली अब इम्पॉर्टेंट, ये एक स्ट्रैटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मिलिट्रीली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बॉर्डर में क्या है, अगर आप बॉर्डर कंट्रोल करें, फॉर कंट्रोलिंग द एंटायर बॉर्डर, सो इट गिव यू इमेंस सिक्योरिटी दैट वो एरिया आपका पूरे आपकी कवर में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स दैट हैव इंगेज्ड, दैट वर बेसिकली, अगर मैं आपको रीजन बताऊँ जो डिस्प्यूटेड थी, एक तो गैल्वन वैली है ही, उसके अलावे जो अभी रिसेंट के टाइम में जो डिस्प्यूट्स देखी गई है पिछले 5 वीक्स तक, सो दैट इंक्लूड पोंगो लेक. दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक इन द एशिया, एंटायर एशिया. उसके बाद डेमचौक, दौलत बेग ओल्डी in the eastern Ladakh. So this was the reason where the dispute has been escalating from past 1 month. Almost 5 week की बात की गई है, but to be precise 1 month से स्टैंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा टफ होता चल रहा था. ना बात करें वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कंसर्न्स फॉर इंडिया, बेसिकली जितनी सारी भी एग्रीमेंट की गई चाइनीज़ की तरफ से, चाइनीज़ आर्मी की तरफ से या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, उन सारी चीज़ों का वायलेशन हुआ वंस वी लॉस्ट आवर 20th सोल्जर इन दैट बेसिकली फाइट. तो दैट इज़ द मोस्ट वरिंग फॉर इंडिया की जो सिचुएशन थी गैल्वन वैली में, वेयर जो PLA है, जो पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी है, दिस इज़ द ऑफिशियल आर्मी, दैट हैज़ क्रॉस्ड चाइना ओन क्लेम, जहाँ पे उन्होंने अपना क्लेम पहले बताया हुआ था, दैट हैज द बीजिंग दैट व्हेन दे स्टार्टेड द बॉर्डर डिमार्केशन, तो उस टाइम पे ही उन्होंने डिमार्केट किया था, दिस इज़ द इंडियन रीजन, दिस इज़ द चाइनीज़ रीजन, बट दे हैव ब्रीच्ड 3 to 4 kilometer into the Indian territory. तो जो line actual decided थी, suppose this is the line, so this Chinese army have infiltrated 3 to 4 kilometer in this region, right? 3 से 4 किलोमीटर के आसपास वो अंदर आ चुके थे. And the PLA, the basically जो troops है वहाँ पे, People Liberation जो army है, that troops has dignate defenses in equipped themselves to face any time of the Indian attack. तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी है बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, वो ट्रूप्स जितना ज़्यादा अंदर आए, दिस लेड टू द एक्सकेलेशन ऑफ द मैटर एंड अल्टीमेटली दैट लेड टू द इंडियन आर्मी टू अटैक देम, राइट. एंड द चाइनीज़ डिफेंस वेबसाइट जो कि बहुत ही क्लोज है PLA की, उनके मुताबिक जो गैल्वन रिवर वैली है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना. So already some of their expert, there are the official websites which claims that this is to be the region of the चाइनाज. तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कि कैसे इस चीज़ को, डिस्प्यूट को सुलझाया जाए, बिकॉज इफ़ वी एक्सक्लेट दिस मैटर टू अनदर लेवल दैट विल अल्टीमेटली लेड टू द लॉस ऑफ द पीपल लाइफ, और इसका ज़्यादा जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है कोरोना के टाइम में, वो और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत हाई इम्पैक्ट हो सकता है, राइट. ना बात करें स्टेटस को एंटे 1950. स्टेटस को एंटे का मतलब होता है कि जो प्रीवियसली एग्जिस्टेंस स्टेटस है उसको उसी तरह से मेंटेन करने के लिए. तो जो अस्काई चीन का जो रीजन है वो चाइना ने कैप्चर किया था 1962 में, आफ्टर द इंडो चाइना वॉर. आपको पता होगा इंडो चाइना वॉर हुआ था बेसिकली 1962 में, यू मस्ट हैव रेड दिस. तो इसमें इंडिया हैज़ लॉस्ट द बैटल, ओके. व्हाट इंडिया डिड, इंडिया लॉस्ट दिस बैटल and China won the battle, right? So from the strategically point of view, China has secured all India territory they needed before 1962. तो इस वॉर के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा और चीज़ों को एक्वायर किया. प्राइमरली जो अस्काई चीन का जो रीजन है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द तिब्बत जीजैंग NH बेसिकली 219. तो ये जो NH वहाँ बिल्ड की गई. एंड फॉलोइंग द 1962 वॉर,
इट वेकेटेड ऑल एडिशनल कैप्चर टेरिटरी, जो भी एडिशनल कैप्चर टेरिटरी थी उसको उन्होंने छोड़ा, या फिर जहाँ उनको ज़रूरत लगा दे एक्वायर्ड दैट, एंड दे हैव टैक्टिकली बिल्ट एन एरिया इन द लद्दाख रीजन, ताकि कुछ रीजन उन्होंने लद्दाख में भी ओवरलैप किया, सो दैट कल अगर क्लेम करना पड़े दे कैन क्लेम इट, एंड दे हैव डिनाइड एक्सेस टू स्काई चेन इन NH 2019। तो इंडिया का जो पूरा उस रीजन पे इंटरफेरेंस था या जो एक्सेस था NH 219 पे, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, राइट। सो दिस इज इन द दीपसांग ऑन द गैलवान रिवर। नो बात करें जो रीसेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हो रही हैं दोनों के बीच में, बेसिकली जब से स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, सो इंडिया हैज़ मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स कि बात बन जाए कुछ म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू। तो जनरल मेजर लेवल पे टॉक्स हुई, दैट वाज हेल्ड ऑन द ग्राउंड, पर उसमें जो एग्रीमेंट्स हुई, जो मीटिंग्स हुई है, उसका कुछ सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं आ पाया। बहुत सारे डिसएंगेजमेंट की बातें की गई, बट अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है हमारे को देखने के लिए, उसमें क्या हुआ, एंड रिजल्ट के तौर पे जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका डेथ हो गया, राइट। तो वी विल फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, व्हाट अल्टीमेटली हैज़ हैपेंड, राइट, एंड both side has dealt with the situation responsibly, in a responsible manner, but neither side would take any action to escalate the matter। तो जब ये बातें हुई, जब मीटिंग्स हुई, तो उनमें ये सारी चीज़ें बताई गई कि हम में से कोई भी, ना तो चाइना ना तो इंडिया, इस मैटर को एक्सकलेट करेगा, एंड वी वुड इंश्योर कि भाई वहाँ पे ट्रैंक्विलिटी बने रहे, एक बायलैटरल जो एंगेजमेंट है, जो प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो की जाए। बट अगेन दे हैव वायलेटेड इट, एंड एट द एंड वी हैव लॉस्ट आवर सोल्जर्स। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या ऐसे दूसरे ऑप्शंस खुले हुए हैं और आगे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर एग्रीमेंट्स की बात करें, जो डिसएंगेजमेंट वाली जो एग्रीमेंट थी, उसका तो मीनिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। देयर इज़ नो सेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल्जर दैट म्यूचुअल एग्रीमेंट इज़ नो मोर वैलिड एंड इट इज़ नल एंड वॉइड, राइट। एंड आर्मी की अगर बात करें, जो आर्मी को ये ज़रूरत है कि अर्जेंटली वो वहाँ पे अपने जो रूल्स हैं उसको रिवाइज करे, जो इंगेजमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहाँ पे हमारी डोमिनेंस बढ़नी चाहिए, एंड मोर आर्मी पर्सनल नीड टू बी डिप्लॉयड इन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। और अगर बात करें गैलवन वैली इंसिडेंट की, तो इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द पोस्ट आइडिया ऑफ द वुहान स्प्रिट। जो वुहान स्प्रिट को लेकर के मामल्लापुरम चेन्नई में जो चीज़ें बात हुई थी बेसिकली, तो वहाँ पे अब इसकी कोई नो, द ग्रेविटी ऑफ दिस स्पिरिट वुड बी नो मोर, बिकॉज दिस द टर्म वॉज कॉइन्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन ए नॉन फॉर्मल मीटिंग विच कॉल फॉर द एड्रेस ऑफ द डिफरेंसेस। तो जो दोनों कंट्री के बीच में जो डिफरेंसेस थी, जो मन मुटाव था, उसको ख़त्म करने के लिए दे हैव कम विद द वुहान स्पिरिट। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, द गैलवन वैली इंसिडेंट, दिस वुड बी completely degrading the relationship between the India and China. Now, Prime Minister himself has addressed the nation, and he said we firmly protect each inch of our country on the land, and we need it to be a self-protected, self-respected. So basically, Prime Minister of India has also called all party meeting. अभी basically 19th of June के लिए, कल के लिए scheduled है all party meeting. तो देखना होगा उसमें क्या decision ली जाती है. They are taking all concrete action. The NSA, the National Security Advisor, the Chief of Defence Staff, the CDS, everywhere there the meeting is being held. और जो Ministry of External Affairs है, they are coordinating, ठीक है, so that कि कंक्रीट एक्शन नीड टू बी टेकन, बिकॉज अगर नेगोशिएशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो इंडिया नीड टू टेक सम ऑफ द स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द पीएलए और चाइना के दोनों की तरफ, और बायलैटरलिस्ट की तरफ से हम जो जितने इंगेजमेंट्स हैं उसमें डिसएंगेज कर सकते हैं। वी वोंट अलाउ बेसिकली चाइना टू इंटरफेयर इन द इंडियन मार्केट, राइट। तो इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सारी चीज़ों से, राइट। सो दिस टॉपिक वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई डेल्ट इट इन डायर डेप्थ. So do let us know how do you like this content. Now moving to the other topic list for today from the other newspaper, we will discuss PM Care Fund and private sector need in the healthcare, right? So the first topic is the private sector need in the healthcare. This is there in the Hindu. Basically आप इसको पढ़ सकते हैं आज के एडिटोरियल में. और बात करें यहाँ पे रेलेवेंस इस टॉपिक की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 और पेपर 3 दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट है, राइट. So medical care, as you know, that has been disrupted by the novel coronavirus और COVID-19, और एक तरह से लोगों के जहन में फियर है, एनजाइटी है, अनसर्टेनिटी है और कन्फ्यूजन है कि किस तरह से क्लिनिकल सर्विसेज आगे बढ़नी चाहिए, राइट. एंड इन हैंडलिंग दैट द पेंडेमिक ये ज़रूरी एक क्लियर नीड
आ गई है कि वी नीड द प्राइवेट प्लेयर्स टू कम इन टू द एक्शंस, राइट, टू कम इन टू द रोल मेन रोल। तो जो पीपीपी मोड है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, दैट कैन बी अ गेम चेंजर इन द सिचुएशन, राइट, एंड द फंक्शनिंग कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, विच डिलीवर द मेजर पार्ट ऑफ द मेडिकल सर्विसेज, नाउ फंक्शंस एज अ skeletal level patients and have considered to be the difficult in accessing the medical cares. तो now it is becoming very important कि private players को, चाहे वो research हो, चाहे medicine equipments हो, चाहे फिर डेवलपमेंट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स और पीपी किट्स हो, वो सारी चीज़ें बिना प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इट इज़ वेरी टफ फॉर कंट्री लाइक इंडिया कि हम उस चीज़ को ओवरकम कर पाएँ, राइट। जिस तरह से डिमांड और बेसिकली भी हमारी जो ज़रूरतें हैं डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करें तो वहाँ पे तमिलनाडु का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु का अभी तक का सबसे बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। केरला इज़ अगेन द टॉप, अगर आप बात करोगे तो केरला इज़ अमंग द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड, तमिलनाडु इज़ द सेकेंड, राइट। So in the country, and they have demonstrated it to be the high quality through public private collaboration. तो कैसे इन्होंने इस चीज़ को अचीव किया? थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। और जो मैटरनिटी है या फिर जो कार्डियक है, जो ट्रॉमा केयर है, इन सारी चीज़ों में जो अपनी क्वालिटी है उसको बहुत हद तक इम्प्रूव किया। बात करें कोविड-19 केसेस के, तो तमिलनाडु हैज़ क्रॉस्ड 50,193, ओके, और जो डेथ है दैट इज़ 576 डेथ टिल जून 17, राइट। And there's need to pull the together resources of the public private sector into the functioning of the private sector. तो यहाँ पे ज़रूरत है कि किस तरह से जो हमारी ऑलरेडी इंगेजमेंट रह चुकी है प्राइवेट सेक्टर्स के साथ उसको और बढ़ाया जाए ताकि एक गुड क्लिनिकल केयर्स मिल सके लोगों को, और जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है उसको कम किया जा सके, बिकॉज स्टिल वी डू नॉट हैव वैक्सीन, ओनली प्रिकॉशंस एंड अदर वेंटिलेशन विल वर्क इन दिस, राइट। Now what should be done, क्या किया जाना चाहिए? जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं उनको फोकस, जो उनकी जो एरिया ऑफ फोकस है दैट शुड बी देयर इन द इन पेशेंट मैनेजमेंट, मॉडरेट लेवल ऑफ जो निमोनिया के जो पेशेंट्स हैं उनको करना, या फिर जो आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं जो बेड्स की ज़रूरत है उसको प्रायोरिटाइज करना, दिस वुड बी द नीड ऑफ द आवर। And government need to take all necessary actions to provide good quality of हॉस्पिटल में जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है एट अफोर्डेबल रेट, बिकॉज पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बात करूँ तो वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ पर डे चार्ज किया जा रहा है एक बेड में, सिर्फ वेंटिलेटर को लेकर के, राइट। सो दे आर चार्जिंग अ लॉट। गवर्नमेंट अभी कुछ बेसिकली कुछ रूल्स लेकर के आई है, कुछ प्राइस फ्लैट करने के लिए कि सारे हॉस्पिटल में यूनिफॉर्म प्राइजेस होगी, बट दिस इज़ टू लेट। गवर्नमेंट शुड हैव टेकन दिस वेरी अर्ली। अभी भी बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। Now the government must work with the private sector to make the care accessible and affordable. So जब हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो ज़रूरत वाली चीज़ है कि जो प्राइस है that can be affordable to each and every people, that should be ensured by the government. एक फ्लोर, मिनिमम फ्लोर सेट कर दिया जाए और मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया जाए कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं करेगा। Now the government should financially assist the private sector. अगर उनको लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट उनको financially assistance दे सकती है, उनके कुछ अमाउंट को रिम्बर्स कर सकती है for the basic cost that should be there in the COVID-19 treatment. और अगर बात करें जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उनको बेसिकली एडिक्वेट प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। जो PPE किट्स हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, वो उनको मुहैया कराने की ज़रूरत है। और एक जो ट्रेंड इन्फेक्शन कंट्रोल और क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी हॉस्पिटल्स में या जो जहाँ भी सेटिंग्स में जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपरली उस प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रीट करने की ज़रूरत है, राइट। नाउ कमिंग टू द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ PM केयर फंड। ये आपने पहले भी सुना होगा, बट रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है इसको लेकर के। सो दिस न्यूज़ हैज़ अराइजेस फ्रॉम देयर, तो विल सी व्हाट इज़ द न्यूज़। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्पांस लिया, एक प्ली कर लेकर के, जिसमें PM केयर फंड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और जो प्ली थी दैट वाज डिमांडिंग कि जो जितने भी फंड्स कलेक्ट हुए हैं PM केयर फंड्स में वो सारे फंड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, जो NDRF की जो फंड है उसमें वापस ट्रांसफ़र कर दी जाने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो फंड है, ये मैं आपको बता दूं, दिस वोंट बी गेट ऑडिटेड, ठीक है। ये फंड की ऑडिट नहीं की जाएगी बाय द कैग, तो कैग वोंट बी एबल टू ऑडिट दिस फंड। आगे बताऊंगा क्यों नहीं होगा। Now the petition requests the transfer of the contribution to the National Disaster Response Fund. तो NDRF के पास ये सारी फंड जो PM केयर में जितनी फंड्स हैं उसको वहाँ पे डालने की बात की गई है। लेट्स सी गवर्नमेंट की तरफ से क्या इसके जवाब आता है।
नाउ व्हाट डज द पिटिशन डिमांड, जो पिटिशन फाइल की गई थी, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से PIL है, उन्होंने डिमांड किया कि जितने भी फ्यूचर कंट्रीब्यूशन होते हैं, जितने भी ग्रांट्स रिसीव होंगे कोविड-19 बैटल को लेकर के, वो सारी चीज़ों को NDRF में डालने की ज़रूरत है, ना कि PM केयर फंड्स। मगर वहाँ पे अमाउंट्स आती है तो दैट शुड बी इमीडिएटली डेविएटेड टू NDRF, राइट, एंड NDRF शुड बी यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस। और जिस तरह से डायरेक्शन दी गई है यूनियन ऑफ इंडिया टू यूटिलाइज द NDRF फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द कोविड-19, दैट शुड कंप्लाई विद द सेक्शन 46 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सो दिस इज समथिंग जो NDRF है वो इस चीज़ को कंप्लाई करती है, और अगर नहीं तो वी नीड टू टेक द कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 46 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इट वॉज ऑल्सो आस्क्ड, कोर्ट से बेसिकली उन्होंने पूछा कि दे नीड टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम द नेशनल एक्शन प्लान अंडर द पेंडेमिक। तो जो PIL फाइल की गई है, PIL में इस चीज़ की भी जिक्र है कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछें कि वो एक नेशनल एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाती है टू डील विद दिस पेंडेमिक, राइट। सो अ नेशनल प्लान इज बीइंग रिक्वायर्ड कि सरकार की क्या रोड मैप है, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात करें PM केयर फंड की, तो ये क्या है, बेसिकली एक पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के तौर पे इसको बनाई गई थी, एंड चैरिटी समथिंग विच कैन नॉट बी अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कैग। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन थी, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ए चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर को उसका चेयरमैन बनाया गया, एंड देयर द एक्सपर्ट ऑफ द ओपिनियन कि अगर कोई ऐसी चैरिटी है तो उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, या फिर किसी मिनिस्ट्री के अंदर होगी वो, या दैट शुड बी कम्प्लीटली अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन। वाई प्राइम मिनिस्टर इज चेयरिंग दिस फंड, and other members include Defense Minister, Home Minister and Finance Minister. Now the fund enabled the micro donation, as a result of which large number of the people would contribute to the smallest denomination. तो कोई अमाउंट फिक्स नहीं गई है, कितने अमाउंट पे भी कर सकते हैं, बाकी इसको बोला गया है कि जो NDRF के जो फंड है उस पे इसको कोलैबोरेट किया जाए, उस पर ट्रांसफर किया जाए। इस फंड का जो एम था, दैट एम्स टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज एंड इनकरेज द रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि जो भी फंड रेज किए, जो कंट्रीब्यूशन है कंपनीज टुवर्ड्स द पीयर केयर फंड विल काउंट टू एज अ मैंडेटरी फॉर द CSR, जो हमारी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें कहा गया था जिस भी कंपनी की 500 करोड़ से ऊपर की जो नेट प्रॉफिट है, ओके, किसी भी कंपनी की, तो उनको CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बेसिकली कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद आई थी, तो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, सपोज अगर एक कंपनी जिसकी 500 करोड़ से ज़्यादा की नेट प्रॉफिट है, अगर वो 15 करोड़ रुपए देती है, तो दिस वुड बी काउंटेड एज एन CSR एफर्ट, राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इसको भी काउंट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द PM केयर फंड। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट 2 स्टेटमेंट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि हमने डेली आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जहाँ पे हर दिन आपको सुबह क्वेश्चन मिल जाएगी और आप अपने आंसर हमें 6 PM तक भेज सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द यस्टरडे आंसर, जो हमने क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर बताऊंगा मैं आपको। So the first answer for the question is answer C, that is the Wood Dispatch education laid the great stress on the female education. तो एक statement correct है, statement 2 भी correct है, that is the Christian missionaries were the first to set up the Calcutta Female Juvenile Society in 1819, और जो Bethune School थी that was founded by J.E.D. Bethune as a president of Council for Education in Calcutta in 1849, right, and the first fruitful power movement for women education arose in 1840 and 1850. So this discussion, this entire explanation is very important for you. Now coming to the second question, जहाँ पे मैंने आपसे स्टेटमेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा था डिफेंस की बजटिंग को लेकर के, तो इसमें भी आंसर C है। इट मे बी सीन दैट अबव डेटा दैट द डिफेंस परचेज परसेंटेज ऑफ द GDP appears to be decreasing due to increasing trend in the growth of the GDP. However, the increasing in the absolute term imply the higher spending, right? तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आपको ये जो रेफरेंस है, इसके जो ग्राफ्स है, वो आप इकोनॉमिक सर्वे से भी रेफर कर सकते हैं। Now coming to the today's question, यहाँ पे जो पहला सवाल है वो कल्चर से है। Consider the following statement about the painting of the Upper Paleolithic period. So the painting of the Upper Paleolithic period was a linear representation in green and dark red. And the green painting of the hunter and the red one is for the dancer. So which among the following is correct? Only A, only B, only C, or only D. So whatever you feel is the correct answer, do let us know your answer in the comments down below.
Now coming to the second of question from Indian economy with reference to GDP deflator, consider the following statement. It does not reflect the price but reflect the price of all domestically produced goods and services in the economy. The second statement is it is released by the Minister of Statistics and Program Implementation, जिसको MOSPI भी कहते हैं short में. And the changes in the consumption pattern or introduction of the new goods and services are automatically reflected in the GDP deflector. So which among the following is correct? 1 and 2, 1 and 3, only 2, or all of the above. So you can eliminate also and you can get the correct answer. Elimination as a tool is very important to solve MCQs question in the UPSC prelims examinations, right? So this was the question for the day. And I would like to tell you that we are organizing a live session on how to choose the optional for 2020. So the date for the live session is 20th of June, and there are two sessions which we're organizing. The first session is on the timing of 4 to 5 p.m. where you'll get the idea about PSIR, the Political Science and International Relation. And the second session is scheduled at 5 to 6 p.m. for Geography, right? So those of you who are in the catch-22 situation, that which is the right option to choose, because still we have a time, because mains somewhere scheduled in January or February between that, right? So you get a clarity. अभी भी आपको पता चल सकता है कि कौन सा option आपके लिए best हो सकता है, right? So do not forget to like this session, and do not forget to like this video, subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.